स्वागत है। आज हमारे सामने भारत के भूगोल से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं। हाँ, और ये खास तौर पर भारत के आकार और दुनिया के नक्शे पर उसकी स्थिति को लेकर हैं। पहली नजर में तो ये किसी स्कूल की किताब के पन्ने जैसे लगते हैं। वही नक्शे, आंकड़े, अक्षांश और देशांतर। लेकिन इन्हीं आंकड़ों के पीछे एक पूरी कहानी छिपी है। ये सिर्फ नंबर नहीं है। अच्छा। ये वो कोड हैं जो बताते हैं कि भारत का मौसम, यहाँ के लोगों का रहन-सहन और हजारों साल का इतिहास वो वैसा क्यों है जैसा हम आज देखते हैं। तो मतलब आज का हमारा मकसद साफ है। इन पन्नों से सिर्फ जानकारी नहीं निकालनी है, बल्कि वो गहरी समझ पानी है कि भारत की भौगोलिक पहचान असल में है क्या। और दुनिया के मंच पर ये इतनी अहमियत क्यों रखती है। चलिए तो फिर इस पड़ताल को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो इन दस्तावेजों में है वो है भारत की लोकेशन। जी। ये बताते हैं कि भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है। ये तो खैर एक बेसिक बात हुई। हाँ, ये तो बेसिक है, लेकिन असली खेल जैसा आपने कहा वो अक्षांश और देशांतर के नंबरों में है। तो क्या कहते हैं ये नंबर? देखिए, इन दस्तावेजों में भारत का जो मुख्य भूभाग है उसका फैलाव 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से शुरू होता है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, मतलब कन्याकुमारी के आसपास। बिल्कुल। और ये जाता है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक। अब ये नंबर सुनने में शायद थोड़े बोरिंग लगें, लेकिन इनका असली मतलब समझिए। 8 डिग्री उत्तर यानी कन्याकुमारी वो भूमध्य रेखा या इक्वेटर के इतना करीब है कि वहां आपको साल भर एक जैसी चिपचिपी गर्मी महसूस होगी। अच्छा, जैसे सिंगापुर या मलेशिया में होती है वैसी? हूबहू। और वहीं दूसरी तरफ 37 डिग्री उत्तर यानी कश्मीर का ऊपरी हिस्सा। वहां का मौसम तो बिल्कुल अलग है। हाँ, वो आपको यूरोप के दक्षिणी हिस्से जैसा मौसम देता है। मतलब एक ही देश में एक ही समय पर कहीं नारियल उग रहा है और कहीं सेब। ये कमाल तो इन्हीं अक्षांश रेखाओं का है। और एक और रेखा है जिसका जिक्र है, कर्क रेखा। 23-23.5 डिग्री उत्तर से गुजरने वाली कर्क रेखा। ये कोई मामूली लाइन नहीं है। ये तो देश के लगभग बीच से गुजरती है ना? बिल्कुल। और ये भारत को मौसम के हिसाब से लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। 2 हिस्सों में कैसे? इसके दक्षिण का जो हिस्सा है वो उष्ण कटिबंध यानी ट्रॉपिकल जोन में आता है, जहां मौसम ज्यादातर गर्म और नम रहता है। और उत्तर का? और इसके उत्तर का हिस्सा शीतोष्ण कटिबंध यानी टेम्परेट जोन में है। इसी वजह से हमें वहां सर्दी, गर्मी, पतझड़ जैसे अलग-अलग मौसम साफ देखने को मिलते हैं। और इसी लोकेशन से जुड़ी एक और दिलचस्प बात है। हम अक्सर भारत का सबसे दक्षिणी सिरा कन्याकुमारी को मानते हैं। हाँ, मुख्य भूमिका तो वही है। लेकिन इन दस्तावेजों के मुताबिक भारत संघ का जो सबसे दक्षिणी बिंदु था वो इंदिरा पॉइंट था। हाँ, बिल्कुल। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 2004 की सुनामी में वो समुद्र में समा गया। ये बात याद दिलाती है कि भूगोल कितना ताकतवर और कितना अस्थिर हो सकता है। सही बात है। तो ये अक्षांश और देशांतर हमें दुनिया के नक्शे पर भारत का पता तो दे देते हैं, पर ये नहीं बताते कि ये घर कितना बड़ा है। तो अब इसके आकार पर आते हैं। जी। इन पन्नों में एक आंकड़ा दिया है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। हाँ, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये दुनिया के कुल जमीनी हिस्से का 2.4% है। अब सुनने में ये शायद बहुत ज्यादा न लगे, लेकिन यहाँ एक चार्ट है जो दिखाता है कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। और ये 7वां नंबर अपने आप में एक कहानी कहता है। क्या कहानी? इसका मतलब है कि हमारे पास दुनिया की सिर्फ 2.4% जमीन है, लेकिन हम दुनिया के लगभग 18% आबादी को संभालते हैं। ये तो बहुत बहुत बड़ा दबाव है हमारे संसाधनों पर, हमारे शहरों पर। बिल्कुल। और शायद यही विशाल आकार है जो भारत के अंदर इतनी ज्यादा विविधता पैदा करता है। भाषा, संस्कृति, खान पान, सब कुछ 100 किलोमीटर पर बदल जाता है। एक देश में कई देश बसते हैं। सही कहा। अब जरा देश के विस्तार की बात करते हैं। नक्शे पर अगर देखें तो कश्मीर से कन्याकुमारी मतलब उत्तर से दक्षिण की दूरी है 3214 किलोमीटर। और गुजरात के कच्छ से अरुणाचल प्रदेश तक पश्चिम से पूर्व की दूरी है 2933 किलोमीटर। ये दूरियां देखने में तो लगभग बराबर लगती हैं। हाँ, देखने में बराबर लगती हैं, लेकिन ये जो पूर्व पश्चिम का फैलाव है इसका एक बहुत ही अजीब और दिलचस्प असर पड़ता है हमारे रोजमर्रा के जीवन पर, हमारी घड़ियों पर। हाँ, खास तौर पर हमारी घड़ियों पर। आप उस 2 घंटे वाले समय के अंतर की बात कर रही हैं। ये मुझे हमेशा से बहुत हैरान करता है कि अरुणाचल प्रदेश में सूरज गुजरात से 2 घंटे पहले उग जाता है। और इसे सूरज का उगना नहीं है, ये 2 घंटे का फर्क सिर्फ घड़ी की सुइयों का खेल नहीं है। तो फिर इसका मतलब है कि देश के एक हिस्से का बायोलॉजिकल क्लॉक और पूरे देश का ऑफिस क्लॉक
हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। अच्छा। सोचिए, अरुणाचल में जब बच्चे शाम 4 बजे स्कूल से घर आते हैं तो वहां का माहौल रात जैसा होने लगता है, जबकि दिल्ली और मुंबई में दफ्तरों में दिन का काम जोरों पर होता है। तो ये तो देश के अंदर ही एक तरह का जेट लैग हो गया। हाँ, कह सकते हैं। पूर्वोत्तर में लोगों की सेहत और काम करने की क्षमता पर इसका क्या असर पड़ता होगा? मुझे लगता है वहां के लिए एक अलग टाइम जोन की जो पुरानी मांग है वो इसी भूगोल से ही तो जन्मी है। बिल्कुल। और देखिए, इसी उलझन से बचने के लिए आजादी के बाद एक बीच का रास्ता निकाला गया। वो स्टैंडर्ड टाइम वाला। जी। देश के लगभग बीचों बीच से गुजरने वाली 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को मास्टर क्लॉक बना दिया गया। ये लाइन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से निकलती है ना? हाँ, और ये तय हुआ कि जब इस लाइन पर दोपहर के 12 बजेंगे तो पूरे देश की घड़ियां 12 बजाएंगी। भले ही गुजरात में सूरज अभी भी चढ़ रहा हो और अरुणाचल में ढलने लगा हो। सही। ये एक तरह का समझौता है सहूलियत के लिए। समय का ये खेल तो देशांतर रेखाओं की वजह से है, लेकिन उत्तर से दक्षिण की जो लंबी दूरी है, यानी अक्षांश का जो फैलाव है, उसका भी दिन और रात पर एक बड़ा दिलचस्प असर पड़ता है। हाँ, और ये असर हम में से कई लोगों ने महसूस भी किया होगा। दस्तावेजों में लिखा है कि जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं, दिन और रात की लंबाई में अंतर बढ़ता जाता है। अच्छा। कन्याकुमारी में, जो भूमध्य रेखा के पास है, सबसे लंबे और सबसे छोटे दिन में मुश्किल से 45 मिनट का फर्क होता है। मतलब वहां लगभग पूरे साल दिन और रात 12-12 घंटे के होते हैं। करीब करीब। लेकिन वहीं अगर आप लेह लद्दाख चले जाएं तो गर्मियों में दिन बहुत लंबे होते हैं और सर्दियों में बहुत छोटे। मुझे याद है, एक बार मैं सर्दियों में लिए गया था, शाम 4 बजे ही ऐसा घना अंधेरा हो गया था जैसे रात के 8 बज गए हों। अरे! तब पहली बार ये अक्षांश वाली बात मुझे किताब से निकलकर असलियत में महसूस हुई थी। ये भूगोल का सीधा असर है हमारी जिंदगी की लय पर। ठीक है, तो हमने देश के अंदर की बनावट को समझा। अब जरा इसे दुनिया के नक्शे पे रखकर देखते हैं। इन नोट्स में एक बात पर बहुत जोर दिया गया है। किस पर? हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय या सेंट्रल स्थिति पर। और ये भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक ताकत है। भारत एशिया महाद्वीप का एक दक्षिणी विस्तार है जो सीधे हिंद महासागर के सीने में धंसा हुआ है। हमारा जो दक्कन का पठार है वो एक विशाल तीर की तरह लगता है नक्शे में। बिल्कुल। वो समुद्र को 2 हिस्सों में बांटता है, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। इसका फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि भारत पश्चिम में यूरोप और अफ्रीका को, पूर्व में एशिया और ऑस्ट्रेलिया से जुड़ने वाले समुद्री व्यापार मार्गों के ठीक बीच में बैठा है। मतलब एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। बहुत ज्यादा। कोई भी जहाज जो इन दोनों दुनिया के बीच व्यापार कर रहा है उसे हिंद महासागर से गुजरना ही होगा। और इस रास्ते पर भारत एक टोल नाके की तरह है, एक अहम पड़ाव। और शायद इसी वजह से हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पर है। बिल्कुल। किसी और देश की इतनी लंबी तटरेखा इस महासागर पर है ही नहीं। कमाल है। मतलब एक पूरे महासागर का नाम हमारे देश पर रखा गया है। मैंने ये बात सुनी तो कई बार है, लेकिन इसके पीछे की वजह ये है कि कोई और देश हिंद महासागर पर इतना दबदबा नहीं रखता। ये आज समझ आया। सही। ये हमारी भौगोलिक पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और इन दस्तावेजों में एक छोटी सी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है स्वेज नहर के बारे में। हाँ, 1869 में स्वेज नहर खुली। इस एक घटना ने भारत और यूरोप के बीच की दूरी को 7000 किलोमीटर कम कर दिया। रातों रात भारत दुनिया के व्यापार के और भी करीब आ गया। इससे भारत की रणनीतिक और व्यापारिक पहुंच, कह सकते हैं कि कई गुना बढ़ गई। ये तो हुई समुद्र की बात, लेकिन इन पन्नों में एक और दिलचस्प पहलू है जो हमारी आम धारणा को चुनौती देता है। अच्छा। इसमें कहा गया है कि दुनिया के साथ भारत के जमीनी रास्ते उसके समुद्री रास्तों से कई ज्यादा पुराने हैं। हाँ, ये बात सच है। हम अक्सर भारत को एक समुद्री ताकत के रूप में सोचते हैं, लेकिन हजारों सालों तक असली रास्ता जमीन का था, हिमालय के पार से। हाँ, उत्तर में हिमालय की जो विशाल दीवार है उसमें कुछ दर्रे हैं, जैसे खैबर दर्रा। यही दर्रे सदियों तक दुनिया के लिए भारत आने के दरवाजे थे। व्यापारी, विद्वान, घुमंतू और हमलावर भी सब इन्हीं रास्तों से आए। समुद्र तो एक लंबे समय तक बहुत बड़ी बाधा बना रहा, जिसे पार करना बहुत मुश्किल था। तो ये दर्रे एक तरह के फिल्टर का काम करते थे। बहुत अच्छा शब्द है, फिल्टर। इनसे बड़ी बड़ी सेनाओं का गुजरना मुश्किल था, लेकिन छोटे छोटे काफिले और सबसे जरूरी विचार, वो आसानी से आ जा सकते थे। और इसी वजह से भारत में एक अनोखी संस्कृति का विकास हुआ। हाँ, जो बाहरी प्रभावों को सोखती भी रही
और अपनी पहचान भी बनाए रखी। और इन रास्तों से सिर्फ लोग नहीं बल्कि विचार भी सफर करते थे। बिल्कुल। उपनिषदों का दर्शन, रामायण और पंचतंत्र की कहानियां, भारत की गिनती और दशमलव प्रणाली, जिसे आज दुनिया अरबी अंक कहते हैं। हाँ, वो असल में यहीं से निकलकर अरब व्यापारियों के जरिए यूरोप पहुंची। ये सब ज्ञान इन्हीं जमीनी रास्तों से दुनिया तक फैला। और बदले में भारत ने भी बहुत कुछ सीखा। यूनानी मूर्ति कला का असर हमें गांधार कला में दिखता है। सही है। और पश्चिम एशिया से आई वास्तुकला की शैलियां जैसे गुंबद और मीनारें, वो आज हमारे देश के हर हिस्से में दिखती हैं। तो ये एक दो तरफा लेन देन था। एक सांस्कृतिक आदान प्रदान जो भारत की पहचान का अटूट हिस्सा है। बिल्कुल। चलिए अब जरा अपने पड़ोस पर नजर डालते हैं। दक्षिण एशिया के नक्शे में भारत एकदम बीच में है और इसके आसपास कई देश हैं। हाँ, अगर हम उत्तर पश्चिम में देखें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उत्तर में हमारा विशाल पड़ोसी चीन है और साथ ही नेपाल और भूटान, जो हिमालय की गोद में बसे हैं। और फिर पूर्व की ओर म्यांमार और बांग्लादेश हैं। इन सब के साथ हमारी जमीनी सीमाएं मिलती हैं, जो दोस्ती और कभी-कभी तनाव दोनों का कारण है। बिल्कुल। और दक्षिण में हमारे पड़ोसी समुद्र के पार है। सही। दक्षिण में हमारे दो द्वीप समूह पड़ोसी हैं, श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका को भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जलसंधि अलग करती है। और मालदीव लक्षद्वीप के दक्षिण में है। इन सभी देशों के साथ भारत के हजारों साल पुराने भौगोलिक और ऐतिहासिक रिश्ते हैं। हमारा पूरा क्षेत्र एक दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ है। तो आज की इस पूरी चर्चा से ये साफ है कि भारत का भूगोल सिर्फ पहाड़ों, नदियों और मैदानों का मतलब एक लेखा जोखा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी स्थिति, इसका आकार, इसकी लंबी तटरेखा और इसके पड़ोसी देशों के साथ इसका जुड़ाव, ये सब मिलके इसे एक अनोखी सामरिक और सांस्कृतिक पहचान देते हैं। सही कहा आपने। प्राचीन काल से लेकर आज तक भारत की भौगोलिक स्थिति ने विचारों, व्यापार और संस्कृतियों के लेन देन में एक पुल का काम किया है। और हिंद महासागर के शीर्ष पर इसकी केंद्रीय स्थिति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, शायद आज के दौर में तो और भी ज्यादा। इन दस्तावेजों से गुजरने के बाद मेरे मन में एक सवाल आता है। जी, पूछिए। हमने देखा कि कैसे हजारों साल पहले जमीनी और समुद्री रास्तों ने भारत को दुनिया से जोड़ा था। इन रास्तों से सिर्फ मसाले और मलमल ही नहीं, बल्कि उपनिषदों के विचार और दशमलव प्रणाली जैसी चीजें भी दुनिया तक पहुंची। सोचने वाली बात यह है कि आज की इस जुड़ी हुई दुनिया में, जहां दूरियां एक तरह से लगभग खत्म हो चुकी हैं, भारत की यही भौगोलिक स्थिति इसे वैश्विक मंच पर क्या नए अवसर देती होगी और क्या नई चुनौतियां।